इंश्योरेंस क्लेम? मुझे अपने हिसाब से समझाओ, टाइप मत करना, अनम्यूट करो और अपने हिसाब से एक्सप्लेन करो, तुम्हें क्या लगता है इंश्योरेंस क्लेम क्या होते होंगे? Sir, to cover the damages occur. ठीक है, बाकी लोग? Sir, to cover the loss. टू कवर द लॉस। अच्छा चलो देखो, एक चीज देखो, पहले तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और वहां से समझते हैं। ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, और फैक्ट्री में प्लांटर मशीन भी लगी हुई है, ठीक है। फैक्ट्री में इक्विपमेंट्स भी हैं, ठीक है। फैक्ट्री में स्टॉक भी है, ये मैंने स्टॉक बना दिया, ठीक है। और फैक्ट्री में दूसरे एसेट्स भी पड़े हैं। अब इस फैक्ट्री में हमेशा एक खतरा रहेगा कि कभी भी ये सब चीजें नुकसान हो सकती हैं। नुकसान कैसे? मान लो फायर हो गई, आग लग गई यहाँ पे, मान लो फ्लड्स आ गए, मान लो अर्थक्वेक आ गया। तो नेचुरल डिजास्टर्स या मैन मेड डिजास्टर्स भी हमारे को इस फैक्ट्री में होने की वजह से नुकसान हो सकता है। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई साहब, नुकसान तो जब होगा होगा, रोक तो पाएंगे नहीं, ना तो हम अर्थक्वेक को रोक सकते हैं ना फ्लड्स को। फायर को तो एक बार भी कोशिश कर सकते हैं, बट जिस चीज़ को नहीं रोक सकते नहीं रोक सकते, नुकसान होने के चांसेस खूब हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई साहब, अगर नुकसान हो तो हमारे को जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई मिल जाए। भरपाई बोले तो कॉम्पेंसेशन। तो हम क्या कहते हैं? हम एक कंपनी के पास जाते हैं जिसका नाम है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से क्या कहते हैं कि हे प्रभु, ये हमारे प्रभु हैं, हे प्रभु, ये नुकसान कभी भी हो सकता है, तो प्रभु प्लीज आप हमें इस नुकसान से बचाओ। तो प्रभु क्या कहते हैं? बेटा ऐसे नहीं, थोड़ा चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, तब मैं तुम्हें ये तुम्हारा ये नुकसान वो करूँगा, तुम्हें नुकसान से बचाऊंगा। वो पूछता है प्रभु कैसा प्रसाद? कहते हैं बेटा प्रीमियम दो, और बदले में अगर तुम्हें कोई नुकसान होता है तो मैं उस नुकसान की भरपाई करूंगा, ठीक है। तो ये भक्त, मेरा भक्त, ये भक्त प्रीमियम देता है इंश्योरेंस कंपनी को, और ये रहे भगवान जी। ये भगवान जी अगर कोई नुकसान होगा इनमें से किसी भी चीज़ का, तो उस नुकसान की भरपाई करके देंगे, ठीक है। तो दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है इंश्योरेंस और एक वर्ड होता है अश्योरेंस। दोनों सेम होते हैं या अलग होते हैं? सर अलग है। कैसे? कोई भी नहीं। देखो, इंश्योरेंस और अश्योरेंस, इसमें फर्क होता है। इंश्योरेंस का मतलब क्या है? आप को जब नुकसान हो तो हम उस नुकसान को पूरा का पूरा वापस कर देंगे, और आप उस स्टेट में वापस पहुंच जाओगे जिस स्टेट में आप नुकसान से पहले थे। मतलब अगर एक फैक्ट्री में आग लगी तो प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट, स्टॉक और जो भी असेट्स है सबका नुकसान होगा। अगर मैं उनका इंश्योरेंस ले रहा हूं तो क्या होगा? ये कंपनी मुझे उतना पैसा दे देगी कि मैं ये सब चीजें वापस खरीद सकता हूं। तो यानी कि आई विल कम बैक टू दैट स्टेट इन विच आई वॉज प्रीवियसली इन टू। बट
अगर मैं बात करूं अश्योरेंस की, तो ये अश्योरेंस कहां आता है? ये अश्योरेंस आता है लाइफ में, जिंदगी पे। एक इंसान इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देता है। एक इंसान, किसका, ये म्यूट करो। एक इंसान इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देता है और ये इसको कॉम्पेंसेशन देगी। अगर ये इंसान मर गया तो इसके जो घर वाले हैं, उनको पैसा मिल जाएगा कॉम्पेंसेशन का। ठीक, तो क्या होगा? क्या इंश्योरेंस कंपनी वापस से इस इंसान को जिंदा कर पाएगी? बताओ, क्या इंश्योरेंस कंपनी इस इंसान को जिंदा कर पाएगी? नहीं। नहीं। यानी कि जिस स्टेट में ये पहले थे उस स्टेट में वापस नहीं जा पाएंगे, बट वो एक अश्योरेंस दे रहे हैं, कि आपके मरने पे हम आपके लव्ड वंस को कुछ पैसा पहुंचा देंगे। तो इंश्योरेंस में क्या है? जिस स्टेट में आप पहले थे आप उस स्टेट में वापस पहुंच जाओगे, बट ऐसा आप यहां नहीं कर सकते। तो हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए लाइफ इंश्योरेंस बोल तो देते हैं, बट लाइफ कभी भी इंश्योर्ड नहीं हो पाएगी। लाइफ का हमेशा अश्योरेंस होता है। बट जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनका इंश्योरेंस हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर ऐसी ब्रीफ में बताऊं तो इंश्योरेंस कंपनी दो तरीके की होती हैं। एक होती है लाइफ और एक होती है जनरल इंश्योरेंस। जैसे तुम अपनी कार का इंश्योरेंस कराते हो, आजकल लोग अपने मोबाइल का इंश्योरेंस कराते हैं, है ना, और भी जो भी चीजें हैं वो सब जनरल इंश्योरेंस में, यहां तक कि हेल्थ इंश्योरेंस भी इसके अंदर आती है, हेल्थ इंश्योरेंस। बट लाइफ के अंदर ओनली लाइफ इंश्योरेंस आएगा। जहां पे इंसान मर जाए तो उसको पैसे मिलेंगे। कई बार होता है कि ऐसी पॉलिसी होती है जो मरने पे नहीं, जीते जी भी मिल जाती है, तो वो भी इसी के अंदर कवर हो जाती है। ठीक है, तो पॉलिसीज या इंश्योरेंस बहुत सारे तरीके के हैं, बट हमारे लिए क्या रेलेवेंट है? हमारे लिए सिर्फ दो इंश्योरेंस ही रेलेवेंट हैं। कौन सा? एक है लॉस ऑफ स्टॉक और दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट। हमारे लिए ये सिर्फ दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अब लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट भी कहां से? जो आग लगने से हो, ड्यू टू फायर। ये जो फ्लड्स, अर्थक्वेक्स वाला, ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। हमारे लिए सिर्फ आग लगने की वजह से स्टॉक जो जल रहा है वो, आग लगने की वजह से जो प्रॉफिट में नुकसान हो रहा है वो। अब कुछ बच्चे कहेंगे चल सर ये तो समझ में आ गया, चलो भाई आग लगी तो स्टॉक का नुकसान हुआ, पर लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे हुआ? ये कैसे हो सकता है? कोई बताएगा मुझे? जो स्टॉक सेल करते हैं उसका प्रॉफिट। जो स्टॉक सेल करते हैं उसका प्रॉफिट। चलो, और? सर सारा खरीद लिया तो उसकी कॉस्ट आ गई लेकिन बेच नहीं पाया क्योंकि जल गया, इसीलिए लॉस हो जाएगा। हाँ, ध्यान से सोचो। मान लो जैसे इस फैक्ट्री में आग लगी, ये लो मैं भी आग लगाता हूं इसमें, देखो ये फैक्ट्री हमारी जल गई, धू धू करके देखो जल रही है ना, ये जल गई। तो क्या होगा? अब इनको अपना सामान बेचना है तो पहले तो ये सारी फैक्ट्री ठीक करवानी पड़ेगी, उसमें टाइम लगेगा। माल खरीदना पड़ेगा, प्लांटर मशीन वगैरह लगानी पड़ेगी, तो उसमें टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा तो इनको अगर थोड़ा बहुत भी बिजनेस चलाना है तो उनको एक दूसरी फैक्ट्री कुछ दिन के लिए रेंट पे लेनी पड़ेगी, वहां से उनको सेल करना होगा, वहां पे उनके कुछ खर्चे आएंगे। तो ये सब चीजें जो दूसरी फैक्ट्री लेनी पड़ रही है, खर्चे करने पड़ रहे हैं, और जो इतने टाइम पीरियड में हमारी सेल नहीं हो पाएगी, उस सेल से जो प्रॉफिट का नुकसान हो रहा है उसका क्लेम हम यहां से कवर करेंगे। ठीक है, स्टॉक तो ले ही लिया बट प्रॉफिट भी हमारा नुकसान होगा, उसके लिए भी हम क्लेम मांगेंगे। ठीक है, अब
हमारे लिए सिर्फ फायर वाला रेलेवेंट है, याद रखना। तो जितने भी सवाल तुम्हें दिखेंगे ना, वहां सब में आग ही लग रही होगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये काफी गर्म चैप्टर है, इसमें खूब आग लगने वाली है। कुछ किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, चलो लिखना स्टार्ट करो। अब अपने पास पॉइंट नंबर ए बनाओ कैपिटल्स में और हेडिंग डालो लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर। हेडिंग डालो लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर। अभी हमने कुछ लिखना है, 4-5 स्टेप्स हैं, उसके बाद हम समझेंगे। लिखना शुरू करो। फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड। फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड। डालो, नीचे लिखो स्टेप 1। ऐसे लिखना स्टेप 1, सिर्फ 1 मत लिख देना। स्टेप 1, कैलकुलेट जीपी रेशियो। कैलकुलेट जीपी रेशियो of the previous year of the previous year by considering normal stock items, by considering normal stock items, full stop। नॉर्मल स्टॉक को अंडरलाइन कर लो, नॉर्मल स्टॉक को अंडरलाइन कर दो। फुल स्टॉप के बाद आगे लिखो इफ सच जीपी रेशियो इज गिवन, if such GP ratio is given, then calculation is not required. Then calculation is not required. Full stop। अब नीचे बनाओ एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट। डालो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। जीपी रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। करो सो जल्दी से कॉपी।
डन डन डन। चलो फॉर्मूला लिख लिया होगा नीचे। अब नेक्स्ट लाइन में नीचे लिखो एक नोट। नोट लिखो एनी स्टॉक आइटम, एनी स्टॉक आइटम whose selling price is not normal, whose selling price is not normal or whose expected selling price or whose expected selling price is not normal, comma, it should be excluded, it should be excluded from the cost of purchases, from the cost of purchases, comma, sale and stock, and stock. नेक्स्ट नीचे लिखो स्टेप 2। स्टेप 2, प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द करंट पीरियड, फॉर द करंट पीरियड up to the date of fire, up to the date of fire, full stop. Use GP ratio, use GP ratio to calculate gross profit, to calculate gross profit, full stop. Missing figures in the trading account, missing figures in the trading account is closing stock, is closing stock. अब बनाओ नीचे एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और ये बनाओ एज इट इज जैसा बनाया हुआ है यहां पे। इसको कॉपी करो दोबारा से, बट मेमोरेंडम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब नीचे डालो एक नोट, फिर से एक डालो नोट, लिखो
do not consider abnormal items in stock, purchases and sales एक और नोट लिखो, नेक्स्ट लाइन में आओ, एक और नोट लिखो. If question specifies any inflation during the current year, comma, its effects should be cancelled in the memorandum trading account. एक और नोट लिखो, sales and purchases should not be of fixed assets. अब नीचे लिखो स्टेप 3. स्टेप 2 कंप्लीट हो गया हमारा. स्टेप 3, calculate the amount of claim. अंडरलाइन कर लो इसको. अब मैं नीचे एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, वो फॉर्मूला लिखते चलना. क्लोजिंग स्टॉक प्लस, साथ साथ लिखते चलो,
कर लिया सबने? सर ये पॉलिसी के बाद क्या लिखा है? पॉलिसी अमाउंट, हो गया सबका? अब लास्ट लिखना रह गया थोड़ा सा, फिर समझेंगे। एक छोटा सा और लिखना रह गया, लिखो स्पेशल ट्रांजैक्शंस। डालो इसमें फर्स्ट पॉइंट, स्पेशल ट्रांजैक्शंस में फर्स्ट पॉइंट, गुड्स सोल्ड नॉट सेंट, गुड्स सोल्ड नॉट सेंट। एक एरो डालो आगे की तरफ, स्क्रीन पे देख लो, एक एरो डालो, लिखो नॉट अ सेल, नॉट अ सेल। सेकेंड पॉइंट, गुड्स परचेज्ड नॉट रिसीव्ड, गुड्स परचेज्ड नॉट रिसीव्ड। एरो डालो, नॉट अ परचेज। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। एरो डालो, कंसिडर सेल्स एट सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। लिखो कंसिडर स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। फिफ्थ पॉइंट, goods received, goods received but purchase invoices pending, goods received but purchase invoice is pending। consider as purchase, एरो डालो, consider as purchase। चलो लिखने वाला काम हमारा हो गया, अब समझने वाला काम शुरू करेंगे कि हमने इतने सारे स्टेप लिखे पर ये किया क्या। आओ भाई, ये एग्जाम्पल बनाया था हमने, उसी एग्जाम्पल को लेता हूं, बट मैं ये नीट एंड क्लीन कर देते हैं, इधर से करते हैं। चलो सर स्पेशल ट्रांजैक्शन का फर्स्ट पॉइंट दोबारा रिपीट कर दीजिए। गुड्स सोल्ड नॉट सेंट, एरो डाल के नॉट अ सेल, गुड्स सोल्ड नॉट सेंट, एरो डाल के नॉट अ सेल। चलो ये है एक फैक्ट्री और फैक्ट्री में पड़ा है स्टॉक, क्योंकि हमारा काम सिर्फ स्टॉक का है तो हम स्टॉक ही देख रहे हैं, बाकी की सारी चीजें नहीं देख रहे। ठीक है, तो व्हाट इट इज, दिस इज आवर स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टर कंपनी का काम कर रहा है, दिस इज आवर डायरेक्टर।
और बाकी सारे एम्प्लॉयज भी बैठे यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक, अब हुआ क्या, रात हो गई और सब लोग अपने घर चले गए। सब लोग घर चले गए, तो ये यहाँ नहीं बैठे एम्प्लॉयज अभी दिख रहे हैं बैठे हुए, मान लो घर चले गए और डायरेक्टर्स भी घर चला गया अपने। ठीक है, रात में सडनली यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था या बिजली का कुछ इक्विपमेंट लगा हुआ था और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ, देखो बुझ बुझ करके कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ और बस उसकी देर थी और फैक्ट्री में आग लग गई। ये देखो फैक्ट्री जल रही है हमारी, सारा सामान जल रहा है धू धू करके है, पूरी फैक्ट्री बेचारी काली पड़ती जा रही है। ठीक, तो क्या होता है, डायरेक्टर तो अपना मस्त सो रहा है, ये सोने का इमोजी है ना, डायरेक्टर तो मस्त अपना सो रहा है। सडनली डायरेक्टर को फोन आता है, डायरेक्टर की नींद खुलती है। देखो डायरेक्टर की नींद खुली और डायरेक्टर फोन बात करते हुए कहता है हेलो, कहता है सर जी, एम्प्लॉय बोलता है जल्दी भागे भागे आओ फैक्ट्री में आग लग गई। डायरेक्टर जोर से उठता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, कह रहे हैं फैक्ट्री में आग लग गई, अभी आ रहा हूं मैं, भागा भागा अभी आ रहा हूं, रुक जाओ। तो डायरेक्टर जल्दी से यहाँ पहुंचता है और देखता है पूरी फैक्ट्री में आग लगी पड़ी है और डायरेक्टर ये देख के दुखी हो गया कि अरे यार, उसने अपने सर पे हाथ रख लिया, कहता है लो भाई ये तो सत्यानाश हो गया हमारा। वो रो रहा है कि ये क्या हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, कहीं का नहीं रहा, किसी काम का नहीं रहा। तो यहाँ पे लोग अंदर घुस घुस के सामान बचा रहे हैं। एक एम्प्लॉय कंबल ओढ़ के अंदर जा रहा है, ये देखो इस एम्प्लॉय ने कंबल ओढ़ा और वो अंदर गया और कुछ सामान बचा बचा के ला रहा है, जो भी सामान बचा पा रहा है वो बचा बचा के ले आया, कुछ सामान छोटा मोटा जितना भी बचा पाया। पर ये जो कंबल था ये कंबल खराब हो गया, कंबल में आग लग गई, कंबल तो जल गया। चलो कोई बात नहीं यार, कंबल जल गया जल गया, हमें किस चीज़ से मतलब है, माल से। तो सारा माल नहीं बचा पाया एम्प्लॉइज, वो बस जितना बचा पाया बचा पाया। ठीक है, अब ये एम्प्लॉय यहाँ आता है, वो अपने अभी भी अपने सर पे हाथ रखे बैठा और वो रो रहा है, क्या करूं क्या करूं। तो ये एम्प्लॉय आके कहता है कि सर क्यों रो रहे हो, कहते तेरी आंखें बंद हैं, तुझे देख नहीं रहा आग लग गई है, हैं क्यों क्यों मेरे से कह रहा है कि मैं क्यों रो रहा हूं, दिख रहा है तुझे। कह रहा है सर शांत हो जाओ, आप भूल रहे हो एक बात, आपने इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दिया था, आपने उनको चढ़ावा चढ़ाया था, तो चढ़ावे की अब बारी भी तो आएगी ना, प्रसाद आपको मिलना चाहिए, तो आप रो क्यों रहे हो। आप जाओ इंश्योरेंस कंपनी के पास, दिखाओ उनको कि देखो यहाँ आग लग गई और जाके मांगो उनसे पैसा। कह रहा शाबाश, ये तो मैं भूल ही गया था। इसने हाथ नीचे किए और रोना बंद किया कि चलो हमारे पास अभी भी कुछ उम्मीद है। तो उसने आंसू पोछे, कौन सा गाना था वो, नहीं कौन सा था वो, आंसू पोछो, है ना, उसने आंसू पोछे और अब वो जा रहा है। तो अब सेफ्टी के लिए उसने क्या किया, यहाँ पे सब जल गया था, सारा काला काला हो गया, है ना, जल जाने पे तो सब जल जाता है तो काला काला हो जाता है। इसने क्या किया, यहाँ से थोड़ी राख उठा ली और कि भाई दिखा सकूं, इसने अपने हाथ में उठा ली। तो ये रहा डायरेक्टर और इंश्योरेंस कंपनी ये रही। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है और ये डायरेक्टर है और ये उनसे कहता है, यहाँ पे उनका समझ लो मैनेजर है, ये उनसे कहता है कि मैंने आपसे एक पॉलिसी ली थी और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग मेरे यहाँ पे अगर आग लगेगी तो आप पैसा दोगे, तो मेरी आग लग गई है, प्लीज़ पैसा दो। वो कहते हैं हम कैसे माने आपके आग लग गई। कहता देखो मुझे पता था तुम ये सवाल पूछोगे, तो देखो मैं ये राख लेके आया हूँ, देख लो, लगा लो माथे पे तिलक और दे दो मेरा क्लेम। तो मैनेजर कहता है सर ये फिल्मी बातें ना घर पे करना, आप मुझे ये राख दिखा के कुछ नहीं होगा, आप वापस जाओ और मुझे बताओ कितना सामान जला है आपका, तब मैं कुछ कर सकता हूँ।
साथ ही साथ ये कहता है मैं अपना एक बंदा भेजूंगा और वो बंदा आके चेक करेगा कितनी आग लगी और क्या नुकसान हुआ और फिर हम डिसाइड करेंगे। तो ये जो बंदा होता है इसको बोलते हैं सर्वेयर। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर कहता है मैं अपना सर्वेयर भेजूंगा और वहां पे आके वो देखेगा कितना सामान जल गया है, क्या बच गया है, क्या कितना कितना नुकसान हुआ है। मीनवाइल आप एक काम करो। कौन कह रहा है? मैनेजर कह रहा है। किससे? डायरेक्टर से। कहता है मीनवाइल आप एक काम करो, आप जाओ और देख के बताओ कि आपका कितना सामान था फैक्ट्री में, कितना जल गया और आप कितना बचा पाए। ये सारी जानकारी निकाल के रखो, ये सारा काम करो, तब फिर आप अपना क्लेम फाइल करना और हम आपको कॉम्पेंसेशन दे देंगे। माना थोड़ी कर रहे हैं। कहता चलो ठीक है, फाइनली थोड़ा सा तो रिलीफ मिला। उसको गले लगा के आया, 2 समोसे खिला के लाया कि ले तूने मेरा काम किया है, तो अभी बस तू देखता जा मैं तेरी कितनी खातिर करूंगा, बस तू मेरा कॉम्पेंसेशन दिला दियो। ठीक है, अब ये डायरेक्टर वापस आता है। ये लो भाई, ये डायरेक्टर वापस आया और डायरेक्टर एम्प्लॉय से कहता है, ये देखो अभी बातें कर रहे हैं। डायरेक्टर एम्प्लॉय से कहता है कि भाई तुम ना जरा काम पे लग जाओ। क्या सर? क्या काम पे करना है? तुम ना जरा हिसाब लगाओ, आज जिस दिन आग लगी इस दिन यहाँ माल कितना था और वो बताओ, ताकि फिर हम क्लेम फाइल कर सके कितना स्टॉक जल गया और कितना स्टॉक हम बचा के ले आए उसके हिसाब से। कहता ठीक है सर, मैं अभी काम पे लग जाता हूँ। तो अब ये एम्प्लॉय क्या कर रहा है? एम्प्लॉय, अब आग तो बीच में कहीं लगी है, साल के बीच में कहीं लगी है, तो एम्प्लॉय एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाने लगता है। और ट्रेडिंग अकाउंट क्योंकि साल के बीच में बना रहा है तो एक रफ है, ये रफ एस्टिमेट है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग, जो कि पक्का खाता नहीं है। पक्का मतलब फाइनल नहीं है, रफ है, ड्राफ्ट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो वो बनाने लगता है। आओ जरा बनाए। तो वो कहता है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक मान लेते हैं 40,000 था। फिर कहता है कि हमने परचेजेस करी थी 5 लाख रुपए की। फिर हमारी जो सेल्स थी वो थी 8 लाख रुपए की। तो वो कहता है ग्रॉस प्रॉफिट मुझे चाहिए। जैसे ही मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा इस दिन पे कितना था, और इस क्लोजिंग स्टॉक को मैं अपने डायरेक्टर को दे दूंगा और डायरेक्टर उस हिसाब से क्लेम फाइल कर देगा। अब पहली बात तो कुछ कुछ बच्चों की बुद्धि चल रही होगी कि सर ये कहाँ से बता रहे हो? आपने कहा ना फैक्ट्री में आग लग गई, जल गया सामान, तो ये कहाँ से बता रहे हो? देखो ये सामान हाँ जरूर जला है, फैक्ट्री जरूर जली है, बट हम अकाउंट्स में ये अज्यूम करके चलेंगे कि बुक्स डिस्ट्रॉय नहीं हुई हैं। अगर ये मान के चलोगे तो सवाल ही नहीं बन सकता। दूसरी चीज, तुम कहते हो नहीं सर नहीं, क्या फालतू की अजम्पशन है, ऐसे कैसे? तो मैं ये फिगर तब भी निकाल सकता हूं। कैसे? मैं ओपनिंग स्टॉक अपनी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से तो निकाल सकता हूं। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट कहां पड़ी होगी? कंपनी की वेबसाइट पर तो पड़ी होगी, वहां डालना होता है, ये मैंडेटरी रूल है, कंपनी की वेबसाइट पर बैलेंस शीट होनी चाहिए, तो वहां से निकाल लेगा क्लोजिंग स्टॉक। ये परचेजेस कहां से निकाल लेगा? अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनसे कहेगा यार जरा बताना मैंने इस साल कितना माल परचेज किया तुमसे। ये सेल्स कहां से निकाल लेगा? अपने डेटा से पूछ लेगा, ठीक, कि भाई मैंने तुम्हें कितनी सेल्स करी जरा बताओ। तो हमारे पास डेटा मिल जाता है। ये मत मान लेना कि भैया नहीं मिलने वाला, हमारे तो आग लग गई, कंपनी की ऐसी तैसी बैंड बज गई। नहीं, रिकॉर्ड्स मेंटेन निकाले जा सकते हैं। और कैसे निकाले जा सकते हैं? कि सर देखो सेल करी है तो हमने इस पे जीएसटी वगैरह भी पे किया होगा, जीएसटी पे किया होगा तो जीएसटी की रिटर्न भी फाइल करी होगी, तो जीएसटी की रिटर्न में भी तो सेल दिखाई होगी ना, वहां से भी निकल जाएगा। तो हमारे पास रिकॉर्ड्स निकालने के तरीके होते हैं। मत मानना कि कुछ भी नहीं मिलने वाला, नहीं तो सवाल ही नहीं होने वाला। ठीक, तो अब ये क्लियर हो गया बात कि भाई हमारे पास ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब सवाल ये उठता है
कि भैया हमें अगर एक जीपी रेशो मिल जाए ना, अगर हमें जीपी रेशो मिल जाए तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ डालेंगे, ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा निकल के आ जाएगा। अब सवाल ये है कि भाई जी ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से लाएं या जीपी रेशो कहाँ से लाएं? तो एक चीज बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, ध्यान से देख के बताना, सोचना। लेट अस सपोज हम पेन्स बेचते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम पेन्स बेचते हैं। प्रीवियस ईयर में, पिछले साल हमारे जो पेन की कॉस्ट थी वो थी 10 रुपए। पिछले साल हम उसको बेचते थे 15 रुपए पे, तो हम प्रॉफिट कमाते थे 5 रुपए का। ठीक, अब कॉमन सेंस से सोच के बताना, इस साल जब हम पेन्स सेल करेंगे तो कितने पे सेल करेंगे बताना, बोलो। 15। 15। 15 क्यों? सर पहले भी तो 15 का बिकता था, कम थोड़ी पहले है। भी तो 15 का बेचते थे हम। क्यों सेलिंग प्राइस को कम करेंगे? क्या कोई बिजनेसमैन अपना जो पहले प्रॉफिट कमाता था उस प्रॉफिट को कम करना चाहेगा? नहीं। मतलब जितने पे वो पहले बेचता था उतने पे ही वो अब बेचता होगा। यानी कि मिनिमम तो मिनिमम जितना प्रॉफिट पहले कमाते थे उतना ही प्रॉफिट आप अभी भी कमाना चाहोगे, उससे कम तो कभी भी कमाना नहीं चाहोगे, ज्यादा भले कमाना चाहो, है ना? तो क्या चाहिए मुझे? अगर मुझे पिछले साल का जीपी रेशो पता चल जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई साहब इस साल भी मैंने उतना प्रॉफिट तो कमाया ही कमाया होगा। तो मेरे को क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि भाई साहब प्रीवियस ईयर का जीपी रेशो कितना। जीपी रेशो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, तुम लोगों ने 12th में पढ़ा होता है ये। अब जीपी रेशो कैसे आता है? जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ठीक, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट है जी 5 रुपए, सेल्स कितनी है जी 15 रुपए, इंटू 100, तो कितना आ जाएगा ये? 33.333% ऑफ सेल्स। ठीक, तो मैं क्या करूंगा? मैंने प्रीवियस ईयर का जीपी रेशो निकाला और उस जीपी रेशो को यहां लगा दिया। क्या कहा मैंने? सेल्स 8 लाख की है और जीपी रेशो कम से कम इतना तो होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब कुछ कहेंगे सर ये क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला तो हमें पता ही नहीं। देखो भाई, हमने फॉर्मूला क्या देखा था? जीपी रेशो का, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, है ना? ये देखा ना हमने। आओ जरा इसको खोल के अलग करें। चल भाई तू बाहर आ। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 इज इक्वल टू जीपी रेशो। ठीक है, अब अगर मैं कहूं तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 इज इक्वल टू सेल्स इंटू जीपी रेशो, ऐसे लिख सकता हूं, है ना? ये सेल्स में इधर ले गया, और अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा? सेल्स इंटू जीपी रेशियो इंटू जीपी रेशियो अपॉन 100। ये 100 यहां मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। यही फॉर्मूला मैंने लगाया, सेल्स इंटू जीपी रेशियो। तो सेल्स कितनी? 8 लाख इंटू जीपी रेशियो, और मेरा ये आ जाएगा। तो 8 लाख का 33.3333%। आओ भाई देखे कितना, 8 लाख का सीधा सीधा डिवाइड बाय 3 कर दो,
तो 26667। ठीक, अब सारी फिगर हमारे पास है। हमारा ये क्या हुआ, 40 प्लस 5 लाख, 5,40,000 ये हो गया, प्लस 2,667। अच्छा, ये 8 लाख से ऊपर जा रहा है तो सेल्स थोड़ी कम करनी पड़ेगी। 8 लाख से ऊपर जा रहा है, क्लोजिंग स्टॉक 0 आ रहा है, तो इसको लो 6 लाख ले लो। 6 लाख का ले लेते हैं, चलो 6 लाख का 1/3 कितना हुआ, 2 लाख। 5 और 2, अरे अभी भी नहीं आ रहा, चक्कर क्या है ये। जीपी रेशियो ज्यादा ही बड़ा हो गया क्या हमारा, इसको ले लें एक बार। चलो 4 लाख लेके देखते हैं, ज्यादा बड़ा हो रहा है, वो फिगर क्लोजिंग स्टॉक को नहीं आने दे रहा। 4 लाख का 1/3 हो गया हमारा 1,333। क्या करें, परचेजेस कोई कम कर दूं क्या, परचेजेस ले लो भाई 2 लाख, 2 लाख 2 लाख अभी भी नहीं, 2 लाख 3 लाख। लो भाई थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, 1,40,000 अब हो जाना चाहिए। लो भाई 4 लाख का 1/3 हो गया 4 लाख का 1/3 प्लस 1,40,000 माइनस 4 लाख, क्लोजिंग स्टॉक आ गया हमारा 12,667। और हमारा ये क्या हो गया, अब मैच क्यों नहीं हो रहा ये, चक्कर क्या है। 1,40,000 प्लस, नहीं मैच ही नहीं हो रहा। दो 2,40,000 ये तो क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा इसका। 5 लाख ले ले, 5,40,000 प्लस 1,333 माइनस 4 लाख। हाँ अब आ जाएगा, लो भाई पता नहीं चला ये हुआ क्या, फिगर्स क्या से क्या हो गई। 27,33,33, 5,40,000 6,60,73। हाँ अब ठीक है, अब हो गया हमारा आंसर 67,33,33 67,33,33। तो हमने क्या अचीव किया, हमने अचीव कर लिया जो क्लोजिंग स्टॉक आग लगने के दिन पे अवेलेबल था। अब इसके बेसिस पे हम एक क्लेम फाइल करेंगे इंश्योरेंस कंपनी पे, पर क्लेम फाइल करने के लिए कुछ छोटा सा एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम अभी देखेंगे। बट एक बार मैं दोबारा से बता दूं हमने क्या करना है। हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाना होता है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग के लिए हमें ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स ये सब गिवन होगी। गिवन क्या नहीं होगा, ये हो भी सकता है गिवन हो भी सकता है ना गिवन हो। अगर जीपी रेशो गिवन है तब तो बहुत ही बढ़िया, सीधा सेल्स पकड़ी और सेल्स में लगा दिया। बट अगर जीपी रेशो गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, हम पिछले साल का जीपी रेशो निकालेंगे और पिछले साल के जीपी रेशो के बेसिस पे यहां डालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जरूरी थोड़ी है कि इस बार भी 5 ही रुपए हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि 10 रुपए का था अब इसको ये 70 रुपए में बेचने लगे तो 7 रुपए का फायदा हो। तो अगर ऐसा है कि प्रॉफिट में जीपी रेशियो बढ़ गया है तो सवाल देगा कि भैया जीपी रेशियो में ग्रोथ हुई है, तो क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे पिछले साल का जीपी रेशियो, यानी कि ये 33.33,
उसके बाद सवाल बताएगा कि इस साल बढ़ा है या घटा है। अगर सवाल कहता है बढ़ा है तो जितना बढ़ा है वो प्लस कर देंगे, और सवाल कहता है घटा है तो जितना घटा है वो माइनस कर देंगे प्रीवियस ईयर के में। और वो जो रिवाइज्ड होगा वो हमारा रिवाइज्ड जीपी रेशो होगा, उसको हम यूज कर लेंगे। ठीक है, ये जीपी रेशो हम कैसे निकालेंगे? हम बनाएंगे प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट। हम क्या करेंगे? जीपी रेशो निकालने के लिए प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, वहां से निकालेंगे ये। अगर कुछ प्लस माइनस करना होगा जीपी रेशो में तो वो करके जीपी रेशो निकाल देंगे। उस जीपी रेशो को यहां यूज करेंगे, यहां से क्लोजिंग स्टॉक आएगा, और जब ये क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा उसके बाद हम क्लेम फाइल करेंगे। ठीक, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। जो लिखवाया है एक बार उस पे आओ और जरा नोट्स चेक करो। जो आज हमने लिखा है लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर, उसको एक बार देखो क्या कह रहा है। मैंने लिखवाया फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड। स्टेप 1, स्टेप 1 इज व्हाट? कैलकुलेट जीपी रेशियो ऑफ द प्रीवियस ईयर बाय कंसिडरिंग नॉर्मल स्टॉक आइटम। नॉर्मल स्टॉक को मैंने अंडरलाइन करवाया, उसको छोड़ दो अभी के लिए। बस क्या करना है? कैलकुलेट जीपी रेशियो ऑफ द प्रीवियस ईयर, फुल स्टॉप। इफ सच जीपी रेशियो इज गिवन देन कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये चीज मैंने बोली थी, अगर जीपी रेशियो गिवन है तो कुछ मत करो, नहीं गिवन तो प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ और उस ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी रेशियो निकालो। तो देखो नीचे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनवा दिया जो हमें बनाना है, और उसके बाद नीचे मैंने फॉर्मूला भी लिखवा दिया। जीपी रेशियो अपॉन सेल्स, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इज इक्वल टू जीपी रेशियो। ठीक, इसके बाद हमने एक नोट लिखा है, उस नोट को अभी के लिए छोड़ दो, तुम्हारे मतलब अभी नहीं है वो। अब आओ स्टेप 2। जब हमने जीपी रेशियो निकाल लिया फिर क्या करना है? प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द करंट ईयर अप टू द डेट ऑफ फायर। यूज जीपी रेशियो, जो जीपी रेशियो निकाला उसको यूज करो टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। द मिसिंग फिगर इन द ट्रेडिंग अकाउंट इज क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, उसके बाद हमने कुछ नीचे कुछ नोट्स लिखे हैं, अभी के लिए वो नोट्स छोड़ दो। और स्टेप 3 देखो क्या है हमारा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम। हमें क्लेम का अमाउंट निकालना है, ये कुछ फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला हम अभी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस लिखी हैं, उनको भी अभी के लिए छोड़ दो यहां तक। ठीक है, ये हमारा मेन एक तरीके से पूरा प्रोसीजर रहेगा, पूरा स्टेप रहेगा। अब बताओ किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। हाँ, स्टेप स्टेप 3 में एक पॉइंट नहीं समझ में आया। अभी मत देखो, स्टेप 3 देखना ही नहीं हमने। स्टेप 3 मैं करवाऊंगा, मैं समझाऊंगा पूरा। अभी तक जो मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 पूरा किया है उसमें कुछ है तो बताओ। तो स्टेप 2 का नोट नंबर 2 जो है वो एक पॉइंट क्लियर कर दीजिए। उसको भी छोड़ दो, नोट्स छोड़ दो। अभी नोट्स हमारे अभी सिलेबस में, अभी सिलेबस कर रहा हूं, अभी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। नोट्स में मैं सब समझाऊंगा, लिखवाया है तो किसी वजह से लिखवाया होगा, करवाऊंगा मैं, पर अभी वो नहीं। एक एक करके पहले बेबी स्टेप्स लेंगे, सीधा छलांग मारेंगे तो तोते उड़ जाएंगे हमारे। जो पढ़ा है उससे रिलेटेड पूछना है तो कोई डाउट्स बताओ, नोट्स भी सब डिस्कस होंगे। नहीं, स्पेशल ट्रांजैक्शन लिखवाई है वो बाद में करेंगे, अभी के लिए नहीं। सवालों में आएंगी वो चीजें तब करेंगे। अब लिखो अपने पास एक एग्जाम्पल, लिखना शुरू करो सब। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम ड्यू टू फायर फॉर स्टॉक लॉस्ट।
सवाल लिखना है हमने अपने पास। The voice is not coming. मैं बोल ही नहीं रहा, मैं सिर्फ लिख रहा था। स्क्रीन पे देख लो, पूरा सवाल है। चलो, अब हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है? स्टेप देखना है जीपी रेशो का। क्या जीपी रेशो सवाल में गिवन है? कुछ बच्चे कहेंगे ये तो रहा, अज्यूम जीपी रेशो 2%, बट ये भूल गए नहीं सर, इंक्रीज। नहीं दिया। कहीं नहीं गिवन है। हमें जीपी रेशो का इंक्रीज बता दिया कि भैया बढ़ गया है 2% से, बट पिछले साल का कितना है वो नहीं पता। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? पिछले साल का जीपी रेशो बनाना निकालना पड़ेगा। वो कैसा आएगा? पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए, और पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट इस डिटेल से बनेगा। आओ भाई शुरू करते हैं। हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2010। इतना नहीं चाहिए। ओपनिंग स्टॉक परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट। लिख रहा हूं मैं सारी फिगर्स, ताकि फिर एक बार में मैं ऊपर जाऊंगा और एक ही बार में सारी फिगर्स लिख के ले आऊंगा नीचे। क्लोजिंग स्टॉक ध्यान रखना, एग्जाम में स्केल पेंसिल की जरूरत नहीं है,
तो हाथ से अपना लेजर्स बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टीट्यूट तुम्हारी ड्राइंग के लिए मार्क्स नहीं देगी कि कितनी सीधी लाइंस हैं। आओ, ओपनिंग स्टॉक करंट प्रीवियस ईयर का हमारे पास दिख रहा है 40,000। परचेजेस दिख रही है 7 लाख, सेल्स दिख रही है 10 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिख रहे हैं 1 लाख। फिगर्स डाल दी मैंने जल्दी जल्दी सब में, बट 2 फिगर नहीं दिख रही, एक ग्रॉस प्रॉफिट और एक क्लोजिंग स्टॉक। क्या करें? हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक की फिगर तो नहीं दिख रही, उसके बिना सवाल ही नहीं होगा। क्या करें? सर ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। सर कैसे? क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ना नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, मतलब करेक्ट। नेक्स्ट। जो नेक्स्ट ईयर है इसका जो ओपनिंग स्टॉक है ये क्या होगा? पिछले साल का क्लोजिंग। ऐसे इंस्टीट्यूट देती है सवाल, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस और तुम्हारा आंसर सामने होगा। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आ गया, बस ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। ये हो गया हमारा 10,50,000, 7 लाख, 8 लाख, 8 लाख 40, 2,10,000 हो गया, 10,50,000, 10,50,000, यही है। अब हमारे पास पिछले साल का जीपी आ गया, जीपी आया, जीपी रेशो निकालना है अब। आओ भाई जीपी रेशियो ऑफ 9-10, तो 2,10,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू, दे आ रहा है 21% आ रहा है। ठीक, पर सवाल ने बोला इस साल का जो जीपी रेशियो है वो पिछले साल के जीपी रेशियो से 2% ज्यादा है, तो इसमें प्लस करो। ट्रेंड बोलते हैं उसको, जो बढ़ रहा है ना ये, इसको बोलते हैं ट्रेंड इन जीपी रेशियो। तो ट्रेंड कितना है? 2% से बढ़ा दो तो कितना हो गया? 23%। जीपी रेशियो फॉर 10-11। करो जल्दी से। अब इसमें भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, वो कहते हैं कि सर ये जो 2% है ऐसा तो नहीं कि 21 का 2% निकालें और वो 2% ऐड करें। नहीं, वर्ड देखो क्या लिख रहा है, हैज इंक्रीज्ड बाय 2% इन द करंट ईयर। उसने ये नहीं लिखा हैज इंक्रीज्ड बाय 2% ऑफ द प्रीवियस ईयर जीपी रेशियो। उसने क्या लिखा? सिर्फ इंक्रीज्ड बाय 2%। अगर वो लिखता इंक्रीज्ड बाय 2% ऑफ द प्रीवियस ईयर जीपी रेशियो, तब हम ये काम करते, 21 का 2% निकालते और फिर ऐड करते, बट यहां पे नहीं करेंगे ऐसा। ठीक है, आई होप मैं जिसके भी जो भी दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं वो क्लियर करता जा रहा हूं। किसी के कोई और डाउट्स आ रहे हो तो पूछ लेना। अब हमने जीपी रेशो निकाल दिया। सर मेरा 54,000 आ रहा है 54,000 क्या आ रहा है? लास्ट में लॉस। लॉस आ रहा है? लास्ट में जो गुड्स जल गए थे। नहीं, गलत। करेंगे अभी, आओ देखो, चेक करो। अब हम बनाएंगे इस साल का। इस साल का क्योंकि बीच में बनता है, फाइनल नहीं होता, इसलिए वर्ड मेमोरेंडम लगता है। ड्राफ्ट होता है ये, कच्चा खाता।
कुछ कुछ बच्चे कहेंगे सर इतनी हिंदी तो हमें भी नहीं आती जितनी आप बोल देते हो। कोई बात नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेंगी। कहीं कहीं पे शुद्ध हिंदी जितनी मुझे आती है, कहीं कहीं पे इंग्लिश, क्योंकि पूरी हिंदी भी नहीं आती। आ जाओ, मैं डिटेल्स पहले भर देता हूं ताकि फिर एक ही बार में सारी फिगर्स ही फिगर्स लिखनी रह जाए। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। ये हो गया हमारा बैलेंसिंग फिगर। फिगर्स ले आऊं ऊपर से? 50, 3,70,000, 6,00,000 और 90। 50, 3,70,000, 6,00,000 और 90। अब हमारे पास सेल्स है 6,00,000, ठीक। हमारे पास करंट ईयर का जीपी रेशो है 23%। तो निकालो 6,00,000 का 23%, ये हमारा करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। तो कितना? 6,00,000 का 23%, 1,38,000 आ गया। ये ऐड कर दें जरा, 90 प्लस 3,70,000 प्लस 50, कितना? 6,48,000 हो गया ये। और 6,48,000 में से मैं 6,00,000 माइनस कर दूं तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया 48,000। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। चले आगे फिर। तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया, हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए भाई, जितने हमने अभी तक समझे थे। लास्ट स्टेप है हमारा कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। आओ भाई। 42,000 है सर। वो टोटल लॉस है। कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। अब मैं वो फॉर्मूला लिख रहा हूं जो मैंने बुक में अभी जो नोट्स में लिखवाया पर डिस्कस नहीं किया है, एज इट इज लिख रहा हूं। सर क्लेम 31,500 है। 31,500 है।
पहले इसको करो, जल्दी से लिखो। किया? आ जाओ। अब पहले देखो स्टॉक सैल्वेज्ड, सवाल में लिखा है, कहाँ है सवाल? स्टॉक सैल्वेज्ड इज 8,000 और फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस 2,000। आओ पहले उसको डाल दें फिर समझेंगे। स्टॉक सैल्वेज्ड 8,000, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस 2,000। टोटल लॉस आ गया 42,000 और क्लेम का जो फॉर्मूला है वो लिख रहा हूं मैं। टोटल लॉस इनटू पॉलिसी अमाउंट। अभी समझेंगे, अभी पहले लिखने वाला काम कर लें क्योंकि मुझे सारा अटेंशन समझने पे चाहिए फिर। अब देखो टोटल लॉस कितना है, 42,000 इनटू पॉलिसी अमाउंट। पॉलिसी अमाउंट हमने सवाल में ऊपर लिखी हुई है 36,000, सवाल में गिवन है, कभी सोचो कहां से आई। 36,000 गिवन है अपॉन टोटल स्टॉक। टोटल स्टॉक ये रहा 48,000। ठीक है, इसका हमने अमाउंट निकालना है, ये आ जाएगा 31,500। अभी लिखने वाला काम कर रहे हैं, समझेंगे अभी। 10 क्लेम इज अब देखो मैं यहाँ पे उस डायग्राम को बना रहा हूं जैसा ऊपर बनाया था। हमने निकाला कि भाई साहब जिस दिन आग लगी थी उस दिन फैक्ट्री में जो स्टॉक पड़ा था वो कितना है, वो हमने निकाला था। बताना कितना था। फैक्ट्री में आग लगी थी उस समय पे स्टॉक कितना था जब आग लगी थी, कितना था? बोलो। 50,000। नहीं, ये क्या है, ये क्या निकाल के लाए हम कि भाई आग जिस दिन लगी उस दिन स्टॉक कितना था? 48। 48। तो देखो ये जो स्टॉक पड़ा है ये 48,000 का है जिस दिन आग लगी। ठीक है, मान लेते हैं कि अभी आग नहीं लगी तो नॉर्मल दिन चल रहा है, स्टॉक 48 का पड़ा है हमारे पास। अब जब हमें इंश्योरेंस कराना चाहिए, कराते हैं, तो इंश्योरेंस पूरे स्टॉक का करवाएं या कुछ कम स्टॉक का करवाएं? तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? पूरे का। पूरे का। चेक करो हमारी जो पॉलिसी का अमाउंट है वो कितना है। सवाल में पॉलिसी का अमाउंट हमने ऊपर लिखा है 36,000। ये देखो पॉलिसी अमाउंट इज 36,000। आ जाओ, पॉलिसी अमाउंट 36,000। अगर मैं तुमसे पूछूं कि हमने कितने परसेंट स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया है तो बताओगे कितना आ रहा है? हमने कितने परसेंट स्टॉक का इंश्योरेंस कराया हुआ है? 75। 75,000, 75%, सॉरी। कैसे निकला? 36,000 को डिवाइड कर दो 48,000 से और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो
तो हमने 75% स्टॉक का ही इंश्योरेंस लिया हुआ है, पूरे स्टॉक का इंश्योरेंस नहीं लिया। तो एक बात सोचो, तुम मानो कि तुम खुद इंश्योरेंस कंपनी हो, तुम खुद इंश्योरेंस कंपनी हो, तो तुम जब उसको बेचने जाओगे पॉलिसी, तो तुम क्या कहोगे कि सर आपका स्टॉक 48,000 का है, तो आप 48,000 के इंश्योरेंस लो ना। वो कह रहा नहीं, 48,000 की लूंगा तो जो आपको चढ़ाना है मैंने, यानी कि जो प्रीमियम देना है मैंने, वो बढ़ जाएगा, तो मैं कम कर लूंगा, मैं सिर्फ 75% ही लूंगा, 25% कोई बात नहीं, मैं नुकसान उठा लूंगा, है ना। यही तो मतलब है उसका कि आप 75% तक दे दो, 25% का नुकसान मैं उठा लूंगा, यही मतलब हुआ। तो हमने क्या कहा उससे, हमने कहा भाई साहब आपका नुकसान इतना हुआ है, हाँ, तो फिर आप 75% ही उठाओगे, आपको हम 75% ही देंगे। ठीक है, 75% ही तो किया ये, है ना, 36/48 ही तो लगाया मैंने। तो आपका जितना नुकसान हुआ उसका सिर्फ 75% ही देंगे। आई थिंक इतना फॉर्म तो समझ में आ गया होगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? नो सर। अब देखो ये क्या है, इसको तो अभी छोड़ दो, ये तुम्हारे मतलब का नहीं है, ये करेंगे इसको इस पे भी आएंगे, भागा दौड़ी नहीं करनी हमने। हमने कहा कि देखो जी, इंश्योरेंस कंपनी बात करिए, या इमेजिन करो कि तुम इंश्योरेंस कंपनी हो, तब ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। तुम इंश्योरेंस कंपनी हो, तुम्हारे पास एक आदमी आता है, कहता है मेरा ना स्टॉक जल गया। अच्छा जी, कितना? कहता है जी देखो, जिस दिन आग लगी ना उस दिन तो 48,000 का सामान पड़ा था। तो तुम पूछो अच्छा 40 का 40 पूरा जल गया? नहीं जी, कुछ बच गया। अच्छा कितना बच गया? कहता है 8,000। ठीक है, 8,000 का स्टॉक बच गया, सैल्वेज्ड। तो बताओ, तुम एक इंश्योरेंस कंपनी हो, तुम जो सामान बच गया है उसका पैसा दोगे या नहीं? नहीं। नहीं, तुम कहोगे कि भाई साहब आपका नुकसान नहीं हुआ तो मैं नहीं दूंगा, तो तुमने हटा दिया। करा, चलो भाई समझ गया मैं आपकी बात कि जब नुकसान नहीं हुआ तो पैसे क्यों दोगे। फिर वो कहता है कि यार जब मेरी फैक्ट्री में आग लगी ना, तो आग बुझाने के लिए मेरे एम्प्लॉइज कंबल ओढ़ के गए थे, और वो सारे कंबल जल गए। तो तुमने पूछा कितने जल गए, तो तुमने बताया कि 2,000 रुपए के कंबल जल गए। मतलब आग से लड़ने के लिए तुम्हारे कुछ खर्चे हुए। तो इंश्योरेंस कंपनी हो तुम, तुम्हारे को क्या करना है, जितने भी उसके नुकसान हुआ है, इंश्योरेंस का मतलब ही क्या है, जिस स्टेट में पहले थे उसी स्टेट में वापस पहुंचाना है। तो आग लगने से पहले कंबल थे, पर अब कंबल उड़ गए, नॉन लिविंग थिंग है, तो तुम वो क्या कहोगे कि ठीक है, ये जो आपके खर्चे हुए हैं ये हम देंगे। तो नुकसान कितना हुआ टोटल में? 42। तो देखो हमने नुकसान निकाला, 48 में से हमने कहा 8,000 का तो बच गया, इसका तो मिलेगा नहीं, 2,000 के जो आपके कंबल जले वो हम आपको देंगे उसका खर्चा। तो टोटल नुकसान 42 है। बट आपने कहा था कि भाई साहब मैं 75% ही आपसे लूंगा, बाकी 25% आप खुद भुगतोगे। तो ठीक है, नुकसान का 75% मैं आपको दूंगा, और आपका इतना क्लेम का अमाउंट बन जाता है। ठीक है, ये है हमारा पूरा फॉर्मूला। बताओ किसी को कोई डाउट है तो पूछो। चलो आज फिर हम इतना ही करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो भी हमारे एक एक करके उनको स्टार्ट करेंगे।